ये एक चौंका देने वाली घटना है। मैं 20 साल से डॉक्टरी के पेशे में हूँ। आज तक ऐसा शरीर नहीं देखा जो प्रकृति के विरुद्ध हो। वैसे डॉक्टरी किताबों में इसका जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है। रहस्य का पता लगाना ही मेरा काम है, लेकिन आपने तो मुझे भी चौंका दिया। लगता है अब जाकर मुझे मेरा मनपसंद केस मिला है। आप शुरू से सब कुछ खुल के बताइए। हाँ, बताइए। साही के कांटे से हत्या की बात हम सभी जानते हैं। मुझे लगा शायद इस बार कांटा दिल तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन परीक्षण के दौरान पता चला कि ये तो कोई अनहोनी है। प्रकृति का खेल देखिए। वो अपनी दाहिनी ओर दिल लेकर पैदा हुए और कांटा चुभा बाईं ओर उनके फेफड़ों में। वैसे जब तक कांटा फेफड़ों में लगा था तब तक खून नहीं बहा, लेकिन कांटा निकलते ही ज्यादा खून बहने की वजह से मरीज की मौत भी हो सकती थी। जो भी हो, कांटा तो मैंने निकाल दिया। वो भी बस 2 इंच बाहर निकला हुआ था, बाकी फेफड़ों में चुभा हुआ था। इसे लेकर मुझे 4 कांटे मिले। और फिर मरीज का नसीब अच्छा था, फेफड़ों से ज्यादा खून नहीं बहा। उन्हें होश आ गया और वो बच गए। देखिए दीपा देवी, आपके पति को भारी चोट लगी जरूर थी, लेकिन अभी उनकी हालत काफी बेहतर है और जान जाने का कोई खतरा नहीं है। तो मुझे उनके साथ रहने क्यों नहीं दिया जा रहा? देवशीष बाबू को नींद की गोली दी गई है, वो सो रहे हैं। आप वहां जाकर क्या करेंगे? और वैसे भी अगर मुझे उनके पास नहीं जाने दिया तो मैं पूरी रात यहीं बैठी रहूंगी। हाँ, लेकिन रोगी के कमरे में डॉक्टर या नर्स के बिना किसी का भी जाना मना है। देखिए, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। एक कोने में चुपचाप बैठी रहूंगी। आप मेहरबानी करके मुझे इजाजत दे दीजिए ना। अजीत बाबू, पता है इससे पहले भी मेरे पास ऐसे 2 केस आए थे, बड़े खतरनाक तरीके से साही के कांटे से। दीपा देवी, आप क्या शादीशुदा हैं ब्योमकेश बाबू? हाँ। तब तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि महिलाएं कितनी ज्यादा जज्बाती होती हैं। अब अगर दीपा देवी रात में अपने पति को पकड़कर अब मैं तुम्हारे साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगी कहकर रोने लगे, तो आप ही बताइए, ऐसे में मरीज का हार्ट फेल होना तो तय ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। दीपा देवी समझदार है, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगी। समझदार है? मुझे भी मेरी बीवी पहले समझदार ही लगती थी। खैर छोड़िए, तो फिर उन्हें रात में रहने की इजाजत दे सकते हैं? बेशक।
क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर बाबूजी और भैया मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे हैं। तब तो घरवाले मेरे साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। दादाजी कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, तुम बताओ मैं कब आऊं? कहाँ जा रही है? इतनी सुबह सुबह अकेले कहाँ जा रही है? किसकी इजाजत से घर से निकली? अंदर जा, जा अंदर। नहीं जाऊंगी। सीधी तरह जाती है, तेरे बाल पकड़ कर ले चलूं? चल अंदर। मैं जिसे शादी करना चाहती हूँ उसके साथ जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी दीपा, तुम किसके साथ जा रही थी और उसका नाम क्या है? तुम दोनों बाप बेटे से कह रहा हूं, अगर खानदान की इज्जत बचानी हो तो जितनी जल्दी हो सके अपनी बिरादरी से अच्छा लड़का देख के इस लड़की के हाथ पीले करवा दो, वरना कह देता हूं इस घर में अनर्थ हो जाएगा। दीपा, मुझे ना तुम पहले दिन से ही अच्छी। क्या हुआ? मैं कहीं और सोऊंगी। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो बैठो। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो मैं अच्छा, तुम मुझे जो कहना चाहती हो बिना संकोच के कह सकती हो, पर अभी तो बैठ जाओ। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिसे प्यार करती हो उसी से शादी कर लेती। वो दूसरी जात का है। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे अपने घर में रहने देंगे? मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। देखो देवाशीष, दीपा अभी नादान है। ये बस उसके बचपने के सिवा और कुछ नहीं है। एक बार घर गृहस्थी में उसका मन लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन आपकी बहन की बातों से तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लड़कियों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। स्कूल की लड़कियों को देखकर उसके पर निकल आए हैं, वरना हमारी परवरिश कभी ऐसी नहीं हो सकती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं देवाशीष, हमारे परिवार की लड़की कभी किसी मामले में गलत कदम नहीं उठाएगी। आप डरिए मत भैया, मैं जो भी करूंगा बहुत सोच समझ के ही करूंगा, ठीक है? देखिए विजय बाबू, मुझे पूरा यकीन है आपकी बहन उस आदमी से नादानी में प्यार कर बैठी थी। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। अच्छा, आप लोग नृपति बाबू के घर पर बैठक जमाते हैं, है ना? हाँ। नृपति बाबू के घर में कौन कौन है? वो अकेले रहते हैं, उनके घर वालों को गुजरे हुए काफी साल हो गए। अकेले रहते हैं नृपति बाबू। मालिक, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मालिक, अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? एक कप ओवल्टीन लाऊं? नहीं, रहने दो, मुझे बाहर जाना है। बस तुम सुबह दरवाजा खुला रखना। अच्छा मालिक। कल शाम आप नृपति बाबू की बैठक में आएंगे ना? अब तक तो कुछ तय नहीं किया। आइए ना, मुलाकात होगी। चलता हूं, नमस्ते। चलो अजीत, चलते हैं। चलो, नमस्ते। दीपा, तुम यहाँ कब आई? अरे सर, आप उठ गए? कुछ लोगे? पानी पियोगे? ठीक है, मैं ओवल्टीन ले आती हूँ। अब कैसा महसूस कर रहे हो? ओके सिस्टर। बड़ी सख्त जान है, बच गए इस बार, लेकिन और 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। ओह अच्छा, तो क्या हम उनसे एक बार मिल सकते हैं? जरूर, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं। 10 मिनट ही काफी होंगे। एक्सक्यूज मी, ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम। दीपा देवी, आप कल रात से यहीं पर हैं, पर मैं चाहता हूं कि 1 घंटे के लिए आप बाहर जाएं। नमस्ते ब्योमकेश बाबू। नमस्ते। मैं भी उससे यही कह रहा था। अच्छा, मैं आधे घंटे में वापस आती हूँ। मैं हूं इनके साथ, घबराइए मत। अब कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा बेहतर। मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस कुछ सवाल हैं। कल शाम क्या आप लेक के किनारे टहलने गए थे? टहलने नहीं गया था ब्योमकेश बाबू, पर गया जरूर था। क्यों? मेरे एक दोस्त ने मुझे टेलीफोन किया था। कैसे याद किया? देवाशीष, मुझे 1000 रुपए उधार दे सकोगे? बहुत परेशानी में हूँ। मैं अगले महीने तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा।
तो ये बात तुम मुझे टेलीफोन पे भी बता सकते थे, तब मैं घर से पैसे लेकर ही आ सकता था। पर इस वक्त मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जिस दिन नृपति भैया के घर जाऊंगा तो मैं उस दिन तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? अच्छा देवाशीष, तो मैं चलता हूँ। तुम आ रहे हो ना? नहीं, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा, मौसम अच्छा है। ठीक है भाई। संभल कर जाना। हाँ। ऐसा लगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है। नहीं। आपका दिल आपके सीने के दाईं तरफ है, ये बात आपकी पत्नी जानती होगी? मेरे ख्याल से नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं। क्या आपके दोस्तों को पता है? ब्योमकेश बाबू, मेरा कोई खास दोस्त नहीं है, लेकिन कुछ सहकर्मी हैं। वो जानते हैं? नहीं। नृपति बाबू के घर में जिन लोगों से आपकी मुलाकात होती है उनमें से कोई? नहीं ब्योमकेश बाबू। कोई भी नहीं जानता? नहीं नहीं, सिर्फ मेरे बाबा और डॉक्टर साहब जानते हैं। देवाशीष बाबू, क्या कोई ऐसा है जिसे आपकी मौत से फायदा होगा? नहीं। अच्छा ब्योमकेश बाबू, आपको क्या लगता है ये किसी पागल का काम है? हाँ, ये कोई पागल भी हो सकता है या फिर पागल बनने का ढोंग भी कर सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। मान लीजिए पागल बन रहा हो, जैसे कि आप सिनेमा में अलग अलग किरदार निभा के हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं, उसी तरह कोई पागल बना रहे तो खून की सजा से माफी मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा पागल खाने में डाल देंगे, पर फांसी नहीं मिलेगी। आप लोग देवाशीष बाबू के दोस्त हैं, जाहिर है कि आप उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। देवाशीष बाबू से हमारी पुरानी जान पहचान नहीं है। हाँ, एक बस प्रबल ही उन्हें पहले से जानता था। उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ता था। जान पहचान थी, दोस्ती नहीं थी। ठीक जैसे कि मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड में जितना फर्क है, जरा सी हेर फेर है। दोस्ती नहीं है लेकिन जान पहचान भी है। दोस्ती हो भी नहीं सकती थी। स्कूल से निकलकर वो दिल्ली चला गया, उसके बाद कुछ खास मुलाकात नहीं हुई, और फिर बस 2 महीने पहले यहीं पर मुलाकात हुई। कल रात 8 बजे आपने देवाशीष बाबू को फोन किया था? हाँ, यही से नृपति भैया के टेलीफोन से ही कॉल किया था मैंने। दरअसल हम सभी जरूरत आने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। कल हम सभी एक साथ ही थे, सिर्फ देवाशीष नहीं आया, इसलिए मैंने फोन किया था। अच्छा, वैसे कल रात जब आप देवाशीष बाबू से लेक के किनारे मिलकर वापस आ रहे थे तो किसी को आसपास देखा था? नहीं देखा? नहीं। विजय बाबू, आपकी बहन की शादी से पहले की सारी चीजें, किताबें वगैरह अब भी इसी घर में होंगी? हाँ, तो क्या हुआ? राख की ढेर में हो या रेगिस्तान की रेत में, सुराग तो हाथ लग ही जाता है। दीपा देवी ने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? स्कूल की पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया। अच्छा, आप लोग चाय पियेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। क्यों राखल? हाँ, मेरी चाय में शक्कर थोड़ी सी। अच्छा, मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। हाँ, ठीक है। बाप रे, क्या हुआ? इस घर में हेमन, अचिंत, शैलजा, बुद्धदेव, यहाँ तक कि शरद चंद्र की किताब भी नहीं है। सोचो कितने रूढ़िवादी लोग होंगे। अरे ब्योमकेश, देखो, ब्योमकेश,
कुछ मिला है क्या? ये एक ऑटोग्राफ की कॉपी है और इसमें एक कविता की चंद पंक्तियां भी लिखी हैं। तुम्हारे नैनों के झरोकों की एक झलक से दिल में मेरे मेघ मल्हार बरसे, और बाकी सारे पन्ने खाली। तुम्हारे नैनों के झरोकों की एक झलक से दिल में मेरे मेघ मल्हार बरसे। किसने लिखी है ये कविता? नृपति बाबू के घर की बैठक के एक सदस्य होंगे। दिखाओ। सत्य की खोज करना इतना आसान नहीं है अजीत। कब कहां किस कोने से सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा ये कोई नहीं कह सकता। रुको। सत्य, तुम इतनी जल्दी आ गई? मैंने सुना था तुम बीमार थे। हाँ, मतलब आज जरा बेहतर महसूस कर रहा हूं। कल जो हालत थी मत पूछो, पर अभी थोड़ी कमजोरी सी है, समझ रहे हो ना? सीने में। तुम बिना बताए यूं अचानक कैसे चली आई? बिना बताए आने से दिक्कत हो रही है? नहीं, क्या कह रही हो? तुम्हारा घर है, तुम्हारे आने से क्या दिक्कत होगी? अजीत, अजीत। हाँ? अच्छा सत्या, हम जरा डॉक्टर के पास होकर आते हैं। तुम बड़ी दूर से आई हो, थोड़ा आराम करो। भाभी, आप कैसी हैं? ब्योमकेश, आओ आओ आओ। सुनो अजीत, जब तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो जाता मैं सत्या को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। उसके बाद क्या दिखा पाओगे? हाँ, वो हो जाएगा। और कैसे? शादी तो की नहीं, करते तो समझते। समझ गया। और इस बार क्या करना होगा? एक जाल बिछाना होगा। सिर्फ एक सवाल है। कैसा सवाल? नृपति लाहा नाम के जो शख्स हैं, रोजाना उनके घर की बैठक में जो लोग आते हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, वो सभी मेरे भैया के दोस्त हैं। ये लोग तो आपके मायके में भी आते जाते रहते हैं। कोई काम होता है तो जाते हैं। नृपति लाहा की पत्नी गुजर गई हैं, क्या आप जानती हैं? मैंने सुना था शायद। इनमें से कौन कौन शादीशुदा है आपको पता? नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी शादीशुदा नहीं है। प्रबल गुप्ता क्या शादीशुदा हैं? शायद नहीं। शादीशुदा है। हाल ही में उनकी पत्नी गुजर गई। मुझे पता नहीं था। कपिल बासु कैसे आदमी है वो? अच्छे हैं। उनके बारे में कोई शर्मनाक बात सुनी है? नहीं। सुजन कुमार का अभिनय आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कैसे इंसान है वो? भैया के दोस्त हैं तो अच्छे ही होंगे। और खड़क बहादुर का खेल कभी देखा आपने? नहीं, वैसे रेडियो में कमेंट्री सुनी है। कमेंट्री सुनी है? तो अब मेरा आखिरी सवाल, आपके पति का दिल सीने के किस तरफ है? दाईं तरफ। क्या? आप जानती हैं? जानती हूँ। वो कैसे? बड़ी अजीब बात है। स्टेथोस्कोप से जांच करते हुए मुझे अद्भुत चीज का पता चला। तुम्हारे पति का दिल सीने में दाईं तरफ है। ये मिरेकलस बात है। ठीक है, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है, आप अपने पति के पास जा सकती हैं। शुक्रिया। All reactions as expected.
इस शाही के कांटे के बारे में मैंने एक थ्योरी तैयार की है। मान लीजिए मैं एक अनजान, आवारा, दीन दुनिया से बेखबर, बिल्कुल दीवाना आदमी हूं जिसे आप लोग प्यार से पागल कहते हैं। मैं इंसान का खून करता हूं, एक हत्यारा। मेरा ना कोई स्वार्थ, ना कोई गुप्त इरादा या कुछ पाने की लालसा, बस बेमतलब और अकारण इंसानों को मारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अविराम, निरंतर, अनंत मृत्यु यज्ञ का मैं हूं पुरोहित। मेरा हथियार भिन्न है, नया, आश्चर्यचकित करने वाला। ये कांटा मैंने कोशिश की थी लाने की, लेकिन मिला नहीं। आप लोग अभी के लिए इसे शाही का कांटा मान लीजिए। जो भी हो, प्रातःकाल या शाम को भ्रमण करने के छल से मैं निकल पड़ता हूं रास्तों पर। देखा, हाथ में कटोरा लिए बैठा है एक भिखारी। उसकी जान मैं ले लेता हूं अपने शौक के लिए, बिना किसी स्वार्थ के। फिर एक और दिन, बाकी के दिनों की भांति एक और दिन, मैंने रास्ते में देखा एक मजदूर को। यकीन मानिए, मेरा कोई गुप्त इरादा नहीं है। मैं बस अपनी धुन में मगन लोगों की जान लेता हूं। फिर दिखा एक दुकानदार। मुझे कुछ पाने की नहीं है लालसा, मैं सिर्फ रहा हूं, बस अकारण। इंसानों को मारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कौन है? आप लोग कहेंगे देवाशीष। वो देवाशीष, शुभाशीष, नेहाशीष, चाहे कोई भी हो, मेरे लिए तो एक जान है। उदास क्यों हो? क्यों चेहरे पर है मायूसी? आओ, मैं तुम्हारे दुखों को हमेशा के लिए दूर कर दूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ फिरा हूं। मेरा ना कोई कारण है और ना ही कोई मोटिव। देखिए, चार दफे ही हथियार बना शाही का कांटा, यानी हत्यारा बताना चाहता है इन सारी हत्याओं के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। अब मेरा सवाल है, हत्यारा कौन है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हत्यारा हम में से ही कोई एक है ब्योमकेश बाबू? होने में कोई दिक्कत है? हो ही सकता है। जैसे कि आप खुद भी हो सकते हैं नृपति बाबू, या मान लीजिए कपिल भी हो सकता है, और फिर सुजन कुमार के होने की संभावना भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। खड़क बहादुर, आपको भी क्यों बख्शा जाए? यहां तक कि प्रबल बाबू जैसा एक कलाकार आदमी भी हो सकता है। विजय बाबू, आप भी हो सकते हैं। और एक अनजान, आवारा, दीन दुनिया से बेखबर, बिल्कुल दीवाना आदमी भी हो सकता है। मान लीजिए देवाशीष बाबू का कोई अज्ञात शत्रु हो जो देवाशीष बाबू का खून करना चाहता हो, लेकिन अगर पहले ही उसने देवाशीष बाबू का खून किया तो पकड़े जाने का डर ज्यादा रहता है। इसलिए पहले भिखारी, फिर मजदूर, उसके बाद दुकानदार और उसके बाद देवाशीष बाबू। ऐसा लगेगा कि दिमागी तौर पर बीमार कोई आदमी एक के बाद एक खून करता जा रहा है, लेकिन देवाशीष बाबू ही उसका असली निशाना था। सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने ऐसा किया।
और किसी को पता भी नहीं चला। और अगर इसके बाद भी एक और खून हो तो? इसी शाही के कांटे से? तो क्या तब भी आप यही कहेंगे कि देवाशीष बाबू ही खूनी का असली निशाना था? तब क्या आपकी ये थ्योरी काम करेगी? नहीं, तब कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। ब्योमकेश बख्शी? हाँ, ठीक है, मैं अकेला ही आता हूं। ठीक है। जहां से मैं आ गया, इतनी जल्दी असर होगा मैंने सोचा नहीं था। चलो चलो। उसे मैं पहले से पहचानता था। एक सिगरेट मिलेगी? बार बार तुम निर्दोषों की लेते रहे जान, इस बार हाथ आया तुम्हारा मौत का सामना। तुम्हारे नैनों के झरोखों की एक झलक से दिल में मेरे मेघ मल्हार बरसे। मुझे पता था कि आप मेरा खून करके ये साबित करेंगे कि देवाशीष हत्यारे का असली टारगेट नहीं था। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, है ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिस रात भिखारी का खून हुआ वही दीपा की सुहाग रात थी। क्या ये वाकया इत्तेफाकन था? क्या बेतुकी बात है? अपनी शादी की बात छिपाकर एक अमीर घर की बेटी को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाना और फिर उसी के पति को मारने की कोशिश। ऐसे घिनौने विचारों के साथ आप संगीत की साधना कैसे करते हैं? अपने इस हाथ से और पियानो मत बजाइए कमल बाबू, माँ सरस्वती बहुत नाराज होगी। रकाल, प्रबल गुप्ता जैसे इतने बड़े फनकार ने ऐसा घिनौना काम किया है, ये सोच के हैरानी होती है। देखो सत्या, फ्रॉइड ने एक बार कहा था कि कलाकारों की जटिल मानसिकता को समझना मनोवैज्ञानिकों की भी बस की बात नहीं है। अच्छा, देवाशीष बाबू ही हत्यारे का असली निशाना है, ये बात तुम दावे से कैसे कह पाए? भिखारी से उद्योगपति, इससे ऊपर ना जाना ही स्वाभाविक है। और फिर नृपति बाबू के घर की बैठक में जो लोग जाते थे, उनके अलावा देवाशीष का और कोई करीबी दोस्त नहीं था। फैक्ट्री के लोग उनसे प्यार करते हैं। फैक्ट्री में आज तक कभी स्ट्राइक नहीं हुई। दीपा के घर वालों के रूढ़िवादी विचारों के कारण उसे अनजान लड़कों से मिलने की आजादी नहीं थी। वो जानती थी तो बस अपने भैया के दोस्तों को, यानी उसका गुप्त प्रेमी उसके भैया के दोस्तों में से ही एक था। अब नृपति के घर जो लोग जाते थे, उनके साथ देवाशीष की जान पहचान बस 2 महीने पुरानी थी, पर उनमें से सिर्फ एक को ही वो स्कूल के दिनों से जानता था, और वो था प्रबल गुप्ता। इसलिए मेरे शक की सुई उस पर गई। बाकियों की मैं बस परीक्षा ले रहा था। नृपति का किसी से रिश्ता है? सुजान मित्रा प्यार में हारा, उसकी प्रेमिका की शादी हो गई। खड़ग बहादुर और कपिल के जीवन में नारी से जुड़ी कोई घटना नहीं है। खड़ग एक जुआरी है और कपिल आदर्शवादी लड़का है। पृथ्वी से ज्यादा उसका दिल आसमान में लगा रहता है।
एक बात जानती हो सत्या, जो पैदाइशी गरीब होते हैं उन्हें गरीबी से शर्म नहीं आती, लेकिन जो पहले अमीर थे और वक्त के उधेड़-बुन ने उन्हें गरीब बना दिया, उनकी तकलीफ असहनीय होती है। प्रबल गुप्ता भी एक ऐसी ही मानसिक विडंबना का शिकार एक व्यक्ति है, समझी? पिता की मौत के बाद प्रबल ने बहुत बदहाली के दिन देखे थे। उसकी लालसा और ईर्ष्या की आदत गरीबी के दबाव में आकर और 4 गुना बढ़ गई। हां, पर संगीत को उसने रोजगार का साधन जरूर बनाया था, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था। उस पर एक बीमार अधमरी लड़की से शादी होने के कारण उसकी जिंदगी और बेजार हो गई। हालांकि उसकी पत्नी की मौत से पहले ही प्रबल ने दीपा के लिए जाल बिछाया था। उसे पता था कि अगर किसी तरह वो दीपा को घर से भागकर शादी करने पर राजी कर ले तो फिलहाल ना सही, लेकिन आगे चलकर दीपा के पिता और दादाजी उससे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, और दीपा की संपत्ति मिलने से प्रबल के हालात भी सुधर जाते थे। दीपा भागते हुए पकड़ी गई, इसलिए रातों रात देवशीष से उसकी शादी करवा दी गई, जिसके कारण जलन के मारे प्रबल के मन में आग लग गई। उसने ये तय किया कि देवशीष का खून करके उसकी बेवा से शादी करेगा। दीपा आजाद हो जाएगी और मायके से रोक टोक नहीं रहेगी। दीपा से शादी करने से देवशीष की दौलत भी उसी की हो जाएगी, राजकुमारी भी उसकी और साम्राज्य भी। प्रबल को पता था कि देवशीष का और कोई नहीं है, लेकिन पहले ही देवशीष का खून करके दीपा से शादी करता तो सारा शक उस पर ही जाता, और इसलिए शुरू हुआ ताही के कांटे का नाटकीय खेल। 3 मासूमों की जान चली गई सत्या। उस दिन जब खड़क बहादुर नृपति बाबू के टेलीफोन से देवशीष से बात कर रहा था तो प्रबल समझ गया यही मौका है। दीपा को अंदेशा भी नहीं था कि प्रबल गुप्ता देवशीष का खून करके उसे हत्याने की कोशिश कर रहा है। लड़कियों का दिमाग है ना, मैंने ऐसा सुना है, कभी पूरी तरह काम नहीं करता। ऐसा है क्या? नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। सुनो, दीपा की कोई गलती नहीं है। एक जीती जागती स्वाभाविक लड़की, अगर कोई उसे पिंजरे में कैद करके रखना चाहे वो तो भागने की कोशिश करेगी ही ना। बिल्कुल सही कहा। और सुनो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे मर गए। टेलीफोन भी खराब हो गया था, कोई खबर भी नहीं मिल रही थी, जाने कैसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसीलिए मैं जल्दबाजी में चली आई। सत्या, देखो मैं तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अचानक एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस चला आया, उसे छोड़कर मैं घाटशिला में तुम्हारी बुआ जी की बेटी की मासी की बेटी की सगाई पर जाता तो मैं वहां क्या करता सत्या? अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी तो तय हो गई है ना, शादी के वक्त बोरिया बिस्तर बांधकर हम 1 महीने के लिए वहां चले जाएंगे। सत्या, मुझसे भूल हो गई। भूल नहीं हुई? तुम्हारे दिल ने जो चाहा तुमने बिल्कुल वही किया। एक नव विवाहित जोड़े की जिंदगी बचा ली, इसी में मेरी खुशी है। अच्छा ब्योमकेश, तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट लिखवा कर लाऊं? नहीं, जरूरत नहीं। हैरानी होगी पर मैं जीवित हूँ और दुरुस्त हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, बाहर तो आओ, देवाशीष बाबू मिलने आए हैं। हाँ, आई देवर जी। चलो अच्छा, अब बच गए। और सुनो, अगर फिर कभी तुमने मुझसे झूठ बोला ना। मैं क्या पागल हूँ? दिमाग खराब है मेरा। तुम्हारी कसम खाता हूँ, अब से बस सत्य सत्य और सत्य। एक बार नहीं, एक बार। अरे बाप रे। अरे मत पूछिए, उस दिन तो जिस तरह ब्योमकेश। अरे क्या बात है देवशीष बाबू, वाह, आप कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गए। आपको देखकर अच्छा लगा। अरे बैठिए ना। नहीं, दरअसल आज मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे काफी जगह जाना है। मैं आप लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ। अगले रविवार शाम को मेरे घर आना होगा, ठीक है? निमंत्रण? अच्छा ठीक है। तो आपका चश्मा
कुछ नहीं। हाँ, हम जरूर आएंगे, लेकिन किस खुशी में जान सकता हूँ? किस खुशी में? वो आपको बताने में आपत्ति नहीं है। दरअसल उस दिन मेरी सचमुच की सुहागरात है। ओ ओ अच्छा। नमस्ते, आप शायद भाभी जी हैं? जी हाँ। सच में आप नसीब वाली हैं जो इनके जैसा पति मिला। ये भी कोई कहने की बात है? हर पल महसूस होता है। अच्छा ठीक है देवशीष बाबू, हम सब वहाँ जरूर आएंगे। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं सत्या पुटीराम से कहो चाय बनाए। बैठो 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 बैठो। हाँ, कुछ ले आओ ना। पहली बार आए हैं देवशीष बाबू हमारे घर। मेरे लिए भी। बैठिए। सिगरेट पीना चाहेंगे? ठीक है। आपने कभी अजीत की लिखी किताब पढ़ी है? नहीं, अब तक तो नहीं। आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो मेरी किताब बिकेगी कैसे? अरे मेरी छानबीन के बारे में ही लिखते रहते हैं।